हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें रियल नंबर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स और दूसरे इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं उसमें अभी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जानना काफी है कि इमेजिनरी नंबर्स का मतलब होता है जब किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर्स में, तो ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। तो अब तक आपने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ये सभी नंबर्स रियल ही होते हैं। हमने सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ा है आज तक 10th क्लास से पहले। तो रियल नंबर्स के अंदर ये सारे टाइप्स आ जाते हैं, रैशनल, इरैशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एक्सेट्रा। तो हम इन्हीं सब नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये हमें सबसे पहले पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट। तो देखें फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। ये थ्योरम ऐसा कहता है कि अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, वेदर इट इज अ प्राइम नंबर, अ कॉम्पोजिट नंबर, कुछ भी, अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालना हमने सीखा है पहले भी, वो हम एक बार फिर से अभी रिवाइज करेंगे कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन ये थियरम ऐसा कहता है कि किसी भी नंबर के जब प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हर नंबर का यूनिक होता है। मतलब कोई दो नंबर्स अगर मैं लेता हूं, सपोज 12 एंड 15, तो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नहीं आएगा, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा। तो कोई भी दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कभी भी सेम नहीं होता है, सबका यूनिक होता है। ये थ्योरम ऐसा कहता है। तो ये थ्योरम एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखें इसमें क्या लिखा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड which means factorized as product of primes। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब और किसी नंबर का ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका क्या मीनिंग है वो मैं बताता हूं, इस लाइन का क्या मतलब है वो अभी हम देख लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। सपोज मैंने नंबर लिया है 12। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमने इस तरह का मेथड सीखा है कि 12 को पहले हम डिवाइड करेंगे उसके किसी भी एक प्राइम फैक्टर से। तो 12 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर अगर ले लेते हैं हम, जो होता है 2, तो अगर हम 2 से डिवाइड करें इसको तो हमें मिलता है 6। अब हम 6 को डिवाइड करते हैं फर्दर 2 से, 6 का भी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो हमें मिलता है 3। और फिर 3 को हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, उसका और कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, एक 2, फिर से 2, और फिर 3। तो मैं यहाँ पर 12 को लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 square into 3। 2 into 2 को मैंने 2 square लिख दिया और 3 को सेम लिखा। तो ये आया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये थ्योरम कहता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 12 के अलावा कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं आ सकता, 2 square into 3 नहीं होगा, कुछ और होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो यही लिखा है इस थ्योरम में, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये हमने प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट
लिखा है 12 को, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब और किसी नंबर का ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब इस लाइन का मतलब ये होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका मतलब होता है कि 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 2²। तो ये दोनों चीजें सेम ही है, ये जो मैंने लिखा है 2² × 3 और ये 3 × 2², दोनों सेम ही है। आप इन दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते। तो ये होता है इस लाइन का मीनिंग कि बस इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होता, वो तब भी सेम ही रहता है। तो बस ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन तब भी वही रहेगा जो पहले था, 2² × 3। यहां पर भी 2² × 3। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, बस ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होता। तो अब हम इस थ्योरम की मदद से दो या उससे ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे कि किस तरह से हम कुछ नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि किस तरह से हमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। सपोज मैं दो नंबर्स ले रहा हूं 24 और 60। ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है हमें बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, अभी जो हमने पीछे मेथड सीखा उसी की मदद से। 24 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 24 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो हमें 12 मिलेगा। फिर 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 मिलेगा। फिर 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 मिलेगा। 3 को फिर हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आएगा 1। तो हमारे पास 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2³ × 3। यहां पर आप देख सकते हैं 2 3 बार है तो 2³ और 3 एक बार है तो ×3। इसी तरह से हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 60 को हम 2 से डिवाइड करें अगर, तो मिलेगा 30। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 15। अब 15 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। और 5 को हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो हमारे पास 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2² × 3 × 5। 2 दो बार है इसलिए 2², 3 और 5 एक एक बार है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया दोनों नंबर्स का, 24 और 60 का। अब देखें हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए आपको ये याद रखना है कि दोनों नंबर्स में, ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, दोनों नंबर्स में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है हमें। वो मैं लिख देता हूं यहां पे, स्मॉलर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलर पावर हमें लेनी है एचसीएफ के लिए। तो देखें, अगर यहां पर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो एक कॉमन फैक्टर तो 2 है, 2 कॉमन फैक्टर है दोनों में। 2 की पावर यहां पर तो 3 है और यहां पर 2 है, तो स्मॉलर पावर कौन सी होगी, यही होगी 2²। तो हमें जो कॉमन फैक्टर है 2 एक कॉमन फैक्टर है, दोनों के फैक्टर्स में 2 तो आ रहा है और उसकी स्मॉलर पावर है 2, ये वाली पावर। तो इसलिए हम एचसीएफ के अंदर 2² लेंगे। कॉमन फैक्टर 2 है तो उसकी छोटी पावर हम लेंगे 2³ और 2² में छोटा होता है 2², तो वो हमने यहां लिख दिया। और इसी तरह से दोनों में 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, दोनों के फैक्टर में 3 आ रहा है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं होती है तो हम पावर को 1 मानते हैं, पावर कुछ नहीं लिखा है मतलब इसका मतलब है पावर 1 है। तो दोनों ही नंबर्स में 3 की पावर है 1, इसमें भी 3 पावर 1 है, इसमें भी 3 पावर 1। तो जब हम एचसीएफ में 3 लिखेंगे तो हम उसकी पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, कोई छोटी या बड़ी पावर नहीं है।
जब कोई पावर छोटी और बड़ी होती है, जैसे 2 के केस में था, तो हमने छोटी वाली पावर यहां पर लिखी 2 स्क्वायर। जब दोनों में ही 3 की पावर सेम है तो हम वही पावर लिख देते हैं एचसीएफ में। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 पावर 1। और 5 आप देख सकते हैं 24 के फैक्टर्स में 5 नहीं है। 60 के फैक्टर में तो 5 आ रहा है, लेकिन 24 के फैक्टर्स में 5 नहीं है, इसलिए वो हम यहाँ पर लेंगे ही नहीं। एचसीएफ में हम 5 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स चाहिए। 5 कॉमन नहीं है दोनों में। तो एचसीएफ में हमें बस ये दो ही फैक्टर्स लेने हैं, और दोनों की हमने स्मॉलेस्ट पावर ले ली, जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल थी कंपेयर करके। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, विच इज 12। तो ये है एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का। 24 और 60 का एचसीएफ है 12। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 24, 24 और 60 का एचसीएफ 12 है। ये एचसीएफ आ गया। अब हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या किया जाता है वो भी मैं एक बार लिख देता हूं। हायर पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। एलसीएम के लिए हम दोनों नंबर्स में जितने भी फैक्टर है, मैं कॉमन की बात नहीं कर रहा हूं, अब बात हो रही है सारे फैक्टर्स की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिए जाते हैं, एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं, ऑल। और यहां पर है कॉमन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, 2 और 3 कॉमन था तो हमने सिर्फ वही फैक्टर्स लिए। एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स लेते हैं, फिर चाहे वो कॉमन हो या नहीं हो। दोनों नंबर्स में जितने फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे लेने हैं, और उनकी हायर पावर लेनी है। एचसीएफ में हम स्मॉलर पावर ले रहे थे, एचसी और एलसीएम में हायर पावर लेंगे। तो ये डिफरेंस होता है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलर पावर ली जाती है, एलसीएम में सारे फैक्टर्स की हायर पावर ली जाती है। तो अब यहां पर 24 और 60 में एक फैक्टर तो 2 है, तो हम यहाँ 2 तो लिखेंगे। और उसकी बड़ी पावर कौन सी है? 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में हायर पावर होती है 2 क्यूब, तो वो हम लिख लेंगे। इसी तरह से 3 की बात करें तो दोनों में 3 में बड़ी पावर 3 पावर 1 ही लेंगे हम। दोनों में कोई छोटी बड़ी पावर तो है नहीं, दोनों में सेम पावर है, तो वही पावर हम यहाँ पर ले लेंगे। तो हमने दोनों ही नंबर्स में 3 की जो पावर हाईएस्ट थी वो ले ली, दोनों में सेम पावर थी इसलिए हमने 3 पावर 1 ले लिया। और अब अगर हम 5 की बात करें तो 5 कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स लेने होते हैं, तो इसलिए हम 5 भी यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम में। और हाईएस्ट पावर 5 पावर 1 है, क्योंकि 24 के अंदर तो 5 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर हम यही बोलेंगे जो 60 में है। तो इसलिए यहां पर भी हमने 5 पावर 1 ले लिया, जो हायर पावर है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 क्यूब होता है 8, 3 इंटू 5 होता है 15, 15 इंटू 8 आ जाएगा 120। तो ये है एलसीएम 24 और 60 का। इसको हम लिख देंगे इस तरह से, एलसीएम ऑफ 24, 60 इक्वल्स टू 120। तो इस तरह से हम कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये जो दो फॉर्मूलेस लिखे हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ये याद रखना है हमें। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलर पावर, एलसीएम में सारे फैक्टर्स की हायर पावर। यही सेम मेथड हम दो से ज्यादा नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो भी हम सेम मेथड यूज कर सकते हैं। हम तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। अब हम पहले एक रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ, एलसीएम और ये जो गिवन नंबर्स है, इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं ए और बी, ये दो नंबर्स हैं, इनका जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी,
तो इन दोनों का प्रोडक्ट HCF और LCM का जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम एज A इंटू B। इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू मिलेगी जो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से मिल रही है। ये होता है रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड द गिवन नंबर्स। HCF और LCM का प्रोडक्ट गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका यूज कैसे होगा वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, ये रूल अप्लाई करके देखें तो देखें HCF और LCM को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, HCF ऑफ 24 एंड 60 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 24 एंड 60, हमारे पास HCF आया था 12 और LCM आया था 120। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1440। ये आया HCF और LCM का प्रोडक्ट। अब हम जो गिवन नंबर्स है 24 और 60 उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी सेम आता है 1440। तो यहां आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं कह सकता हूं HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 24 एंड 60। तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। आप तीन नंबर्स में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, एक नंबर दिया है 4 टू द पावर n, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। हमें नंबर दिया है 4 पावर n, n नेचुरल नंबर है और हमें ये चेक करना है क्या 4 पावर n में n की कोई भी वैल्यू रखने पर क्या वो जीरो से एंड होगा या नहीं। मतलब अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो वो आएगा 4 पावर 1 विच इज 4। ये जीरो पे एंड नहीं हो रहा है। 4 पावर 2, n की जगह 2 रखते हैं तो 4 पावर 2 आएगा विच इज 16। ये भी जीरो पे एंड नहीं हो रहा है। 3 रखते हैं तो 4 पावर 3 64। ये भी जीरो पे एंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक एक वैल्यू करके रख तो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। तो मैं ऐसे कब तक वैल्यूज रखता जाऊंगा। तो मैं सारी वैल्यूज रख के चेक नहीं कर सकता। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए रख रहा था वैल्यूज, लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें इस तरह से शो नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि n की कोई भी वैल्यू रखते हैं अगर नेचुरल नंबर, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो पे एंड होगा या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो अब वो किस तरह से चेक किया जाएगा, विदाउट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, सब्सटीट्यूट किए बिना। हम सबसे पहले ये वाला जो नंबर है, जो बेस में जो नंबर है 4, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आता है 2 स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी डिटेल में सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर। अब एक चीज ये नोटिस करें कि किसी भी नंबर के एंड में जीरो कब आता है, जैसे 20 है या 50 है या 130। कोई भी नंबर के एंड में जीरो तभी आता है जब इनके फैक्टर्स में 10 आता है। इन सभी नंबर का 10 एक फैक्टर होगा। 10 इज अ फैक्टर। तो ये सभी नंबर्स के फैक्टर में 10 आ रहा है, इसलिए ये जीरो पे एंड हो रहे हैं। और 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जितने भी नंबर्स हैं जो जीरो पे एंड होते हैं उनके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर वो दोनों होंगे तभी वो मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा और तभी एंड में जीरो आ पाएगा। तो इसलिए किसी भी नंबर के एंड में जीरो तभी आएगा जब उसके फैक्टर्स में 2 भी होगा, 5 भी होगा। दोनों में से एक नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। तो अब यहां पर आप 4 की बात करते हैं, अगर 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर है, मतलब 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है 4 के प्राइम फैक्टर्स में। और जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होंगे तब तक 10 नहीं बनेगा। फैक्टर में 10 नहीं बनेगा तो वो जीरो पे कभी एंड हो नहीं पाएगा।
तो इस वजह से 4 पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, बिकॉज 4 के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं है। दोनों में से कोई एक नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। तो ये इसका रीजन है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया, अब हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो मैं लिख देता हूं। सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 does not contain 2 and 5 both, therefore 4 power n cannot end with digit 0 for any natural number n। n की कोई भी नेचुरल वैल्यू पे 4 पावर n 0 पे एंड नहीं हो सकता, बिकॉज 4 के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं। एक के होने से काम नहीं होगा, दोनों होने चाहिए। तो इसमें हमें बस इतना ही शो करना है। इस एग्जाम्पल में आपको अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें दो नंबर्स दिए हैं 6 और 20, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन उसी तरह से हम करेंगे। तो हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का प्राइम फैक्टर 3 होता है तो 1 आएगा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3। इसी तरह हम 20 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम बोलेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5। 2 दो बार है, 5 एक बार है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने। एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, यहां पर कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर। यहां पर 2 पावर 1 है और यहां 2 पावर 2, तो छोटी वाली पावर हम ले लेंगे 2 पावर 1। ये स्मॉलर पावर है, तो एचसीएफ आ गया 2। 3 और 5 कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए वो हमने यहां पर नहीं लिए। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिए जाते हैं। और एलसीएम अगर निकालेंगे हम, तो एलसीएम में हमने सीखा था कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो यहां पर 2 एक फैक्टर है जिसकी हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, बड़ी पावर। 3 भी एक फैक्टर है, कॉमन नहीं देखना है, अब हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो वो हम लेंगे यहाँ पे। और उसकी बड़ी पावर 3 पावर 1 ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर 3 पावर 1 हो जाएगी। और 5 भी एक फैक्टर है, वो भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लेना है, और उसकी भी हाईएस्ट पावर 5 पावर 1 होगी, क्योंकि इसमें तो 5 है ही नहीं। तो ये हम ले लेंगे एलसीएम के अंदर। जितने भी फैक्टर्स हैं सारे ले लिए और उनकी हाईएस्ट पावर ले ली। तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा 60। तो ये है हमारा आंसर, एच सी एफ इज 2, एलसीएम इज 60। अब हम एग्जाम्पल 3 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें ये दो नंबर्स दिए गए हैं और इनका एचसीएफ निकालना है हमें। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, और फिर हमें एलसीएम फाइंड करना है एचसीएफ का यूज करके। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम नहीं निकालना है, हमें एचसीएफ का यूज करके एलसीएम फाइंड करना है। क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। हेंस का मतलब होता है कि आप जो पहले निकाल चुके हैं, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर लिखा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम, मतलब ये जो पहले हम फाइंड कर चुके हैं उसका यूज करके एलसीएम निकालेंगे। हेंस का मतलब ये होता है। तो इसलिए पहले हम एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और फिर इसका यूज करके एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं करना है। तो अब देखें वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना होगा एचसीएफ के लिए। तो 96 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आएगा 48। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6।
6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 404 का भी कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 202, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 101। अब 101 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसे हम 101 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो देखें हमारे पास 96 का फैक्टराइजेशन आया है। 2 कितनी बार है? 5 बार आ रहा है 2, 2 पावर 5, और 3 एक बार आ रहा है इंटू 3। ये आ गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 404 में 2 है 2 बार तो 2 स्क्वायर, और 101 एक बार है तो 101। ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एचसीएफ अगर निकालना है हमें तो उसमें हम कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, 101 भी कॉमन नहीं है, तो हम 2 ले लेंगे कॉमन फैक्टर, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, छोटी पावर यहाँ पर है 2 स्क्वायर में। 2 पावर 5 और 2 पावर 2 में छोटी पावर होती है 2 पावर 2, तो एचसीएफ आ जाएगा 4। अब हमें बोला है हेंस फाइंड द एलसीएम, तो हम एचसीएफ का यूज करके एलसीएम निकालते हैं। तो अब वो हम कैसे करेंगे? जो हमने एक रिलेशन सीखा था, ये वाला रिलेशन, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन गिवन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो हमारे पास HCF की वैल्यू है 4, जो अभी हमने निकाली। LCM हम अभी फाइंड करेंगे, वो हमें नहीं पता है, और ये दोनों नंबर्स को हम सेम लिख लेते हैं। अब ये जो 4 है इसको वहां ले जाएंगे तो वो डिवीजन में जाएगा, तो LCM will be equal to 96 into 404 डिवाइड बाय 4। तो अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आएगा 101, तो ये हो गया 96 into 101। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM मिलेगा, वो आएगा 9696। तो ये है LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ये है HCF और ये LCM। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4th एग्जाम्पल में हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, इन तीनों का हमें HCF और LCM निकालना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो मेथड है HCF और LCM निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो हम यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, वो मेथड 2 से ज्यादा नंबर्स पे भी एप्लीकेबल है। 3 4 5 कितने भी नंबर्स पे हम वो मेथड लगा सकते हैं, मेथड सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों नंबर्स में वो मेथड लगाते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 5, और फिर 5 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 1। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे आ गए हैं। 6 का आ गया है 2 इंटू 3। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे, 2 है यहाँ पर 3 बार तो 2 क्यूब, 3 है यहाँ पर 2 बार तो 3 स्क्वायर, और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 बार है 2 क्यूब, 3 और 5 एक बार है तो 3 इंटू 5। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF के लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ 2 की पावर 1 है और इन दोनों में 3 और 3, तो स्मॉलेस्ट पावर हम ले लेंगे 2 पावर 1। 3 भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे तीनों में 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1, तो स्मॉलेस्ट पावर होगी 3 पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6। तो ये आ गया HCF। अब हम LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए हम सारे फैक्टर्स लेते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं, तो 2 एक फैक्टर है और उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम 2 क्यूब ले लेंगे। 3 एक फैक्टर है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 स्क्वायर ले लेंगे।
और 5 भी एक फैक्टर है, वो कॉमन नहीं है तीनों में, लेकिन हमें फिर भी लेना है क्योंकि हम सारे फैक्टर्स लेते हैं एलसीएम में। तो 5 भी हम लेंगे और उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, बाकी दो में तो 5 है ही नहीं, तो हम 5 की पावर में 1 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 360। तो एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 360। तो इस तरह से हम सेम मेथड का यूज करके तीन नंबर्स का भी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि तीन नंबर्स में ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला तीन नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आप इसका यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ थ्री नंबर्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को, जैसे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमने सीखा है नाइन्थ क्लास में, √2, √3, √5, ये सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उसे इर्रेशनल कहते हैं हम, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आता है। ये सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, और उन्हीं नंबर्स को इर्रेशनल कहा जाता है। तो ये सारे नंबर्स को इर्रेशनल कैसे प्रूफ किया जाता है, डेसिमल एक्सपांशन हमें नहीं निकालना है, हमें एक जनरल वे में इन सब को इर्रेशनल प्रूफ करने का तरीका सीखना है। तो वो कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो जब भी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे रूट के अंदर 4 है तो वो तो 2 हो जाता है, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, √9 है तो वो 3 हो जाता है, तो ये भी रैशनल हुआ। लेकिन रूट में जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो इर्रेशनल होते हैं। तो इनको इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो हम देखते हैं। तो उस पे जाने से पहले हमें दो पॉइंट्स पता होने चाहिए रैशनल नंबर्स के बारे में, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमने रैशनल नंबर्स के बारे में ऐसा सीखा है प्रीवियस क्लासेस में, नाइन्थ क्लास एट्थ क्लास में हमने ऐसा सीखा है कि रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं, जो भी नंबर्स p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं। जो नंबर्स p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रैशनल कहते हैं। अब p बाय क्यू फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम्स, p और q को प्राइम्स होने चाहिए, एंड q इज नॉट जीरो। q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का क्या मीनिंग होता है वो मैं बताता हूं। प्राइम्स का मतलब आपको पता है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनका कोई फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे 5, 5 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 5, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब इसका फैक्टर 1 होगा या फिर ये नंबर खुद होगा। 11, 11 के फैक्टर्स 1 और 11 होते हैं। तो ऐसे नंबर्स ये तो प्राइम हो गए। अब को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। मतलब जैसे सपोज मैं कहता हूं 2 एंड 5, इन दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो इनको मैं को प्राइम कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं लेता हूं सपोज 4 एंड 9, तो इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो इसको भी मैं को प्राइम कह सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उन दोनों का खुद प्राइम होना जरूरी नहीं है। वो दोनों नंबर्स इंडिविजुअली कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। 4 कॉम्पोजिट होता है, 9 कॉम्पोजिट होता है, लेकिन 4 और 9 का पेयर अगर मैं देखूं तो वो को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उन दोनों के इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालेंगे तो आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो मैं इन दोनों को को प्राइम कह सकता हूं।
इस केस में 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर भी है और को प्राइम्स भी हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और ये ऑलरेडी प्राइम तो है ही। लेकिन इस केस में ये दोनों प्राइम नहीं है, 4 और 9 प्राइम नहीं है, लेकिन को प्राइम्स तो हैं बिकॉज इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये होता है को प्राइम्स का मीनिंग। तो P बाई क्यू फॉर्म जो होता है उसमें P और Q का को प्राइम होना जरूरी है, मतलब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, तभी हम उसे P बाई क्यू फॉर्म कहते हैं और तभी हम उसे रैशनल बोलते हैं। मतलब अगर कोई नंबर है सपोज 2/6, तो 2 और 6 में कॉमन फैक्टर होता है 2, इसलिए ये अभी P बाई क्यू फॉर्म नहीं है। लेकिन जब मैं इसको कैंसल करके 1/3 लिख दूंगा, 2/6 को कैंसल करते हैं 2 से, तो ये 1/3 आता है। तो 1 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो ये 1 और 3 कोप्राइम्स हैं, तो इसको मैं P बाई क्यू फॉर्म कह सकता हूं। तो ये मतलब होता है कोप्राइम्स का, और ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ कि P बाई क्यू फॉर्म जो होता है उसमें P और Q का को प्राइम होना जरूरी होता है, तभी हम उसे P बाई क्यू फॉर्म बोलेंगे, अदरवाइज वो P बाई क्यू फॉर्म नहीं होगा अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने लिया 6/9, तो अब 6 और 9 इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर होता है 3, तो इसलिए ये अभी P बाई क्यू फॉर्म नहीं है। लेकिन जब मैं इसको 3 से कैंसिल कर दूंगा, अब ये 2/3 बन गया विच इज P बाई क्यू फॉर्म, क्योंकि इन दोनों में 2 और 3 में सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही है विच इज 1, तो इसलिए ये P बाई क्यू फॉर्म है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, P एंड Q को प्राइम होने चाहिए, तभी उन्हें हम P बाई क्यू फॉर्म कह सकते हैं और तभी उसे रैशनल कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे जाता हूं। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट ये है, इस पॉइंट को एज अ थियरम दे रखा है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, वो थियरम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये थियरम ऐसा कहता है, पहले मैं थियरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। दिस थियरम सेज इफ p divides a square then p divides a where p is a prime number। ये एक थियरम है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है p, और a यहां पर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो प्राइम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। p कैन बी एनी नंबर, सॉरी p a कैन बी एनी नंबर एंड p शुड बी अ प्राइम नंबर। तो थियरम ऐसा कहता है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, एक प्राइम नंबर है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, प्राइम नंबर मैंने ले लिया 2, क्या 2 डिवाइड करता है 6 स्क्वायर को? 2 एक प्राइम नंबर है, ये मैंने p लिया है, p की वैल्यू मैंने 2 ली है, और मैं ऐसा कह रहा हूं 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 2 इसको डिवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, 2 डिवाइड 6 स्क्वायर। तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p a का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, गिवन दैट p शुड बी प्राइम। तो ये हमारा थियरम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थियरम है जिसका यूज हम अभी करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, इरैशनल कैसे प्रूव किया जाता है वो हम सीखते हैं। तो अब उसके लिए मैं सबसे पहले √2 को इरैशनल प्रूव करके बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है हमारा, प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। हमें √2 को इरैशनल प्रूव करना है। तो अब ये हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन को किया जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। जिस मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस मेथड का नाम है
मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों कहते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे हमारे स्टेटमेंट को। मतलब अगर मुझे रूट टू को इरैशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा लेट रूट टू बी रैशनल। रूट टू को मैंने रैशनल नंबर मान लिया। जो हमें प्रूफ करना है उसका अपोजिट मैंने अज्यूम किया है। मुझे रूट टू को इरैशनल प्रूफ करना है तो मैंने रूट टू को रैशनल अज्यूम किया है। तो ये जो मेरा अजम्पशन है, अगर मैं इस अजम्पशन को गलत प्रूफ कर देता हूं तो अपने आप ये इरैशनल प्रूव हो जाएगा। मैंने ऐसा माना कि रूट टू रैशनल है। अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर देता हूं, रॉन्ग प्रूफ कर देता हूं, तो रूट टू इरैशनल प्रूव हो जाएगा अपने आप। अगर वो रैशनल है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब वो इरैशनल है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैं मेरे ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, मेरी ही बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। तो इसलिए हम इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। और ये तरीका होता है किसी भी इरैशनल नंबर को इरैशनल प्रूफ करने का। तो हमें इसे इरैशनल प्रूफ करना था, तो हमने सबसे पहले इसको रैशनल अज्यूम कर लिया। तो ये हमारा अजम्पशन है। अब हम इसी अजम्पशन को गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम वो दो पॉइंट्स का यूज करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो अब अगर मैंने रूट टू को रैशनल माना है तो मैं कह सकता हूं रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू। कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। पी और क्यू यहाँ पर को प्राइम्स होने जरूरी हैं, तभी मैं उसे पी बाई क्यू फॉर्म बोल सकता हूं। तो ये जो मेरा अजम्पशन था उस पे से मैंने ये इक्वेशन लिखी है। अब ये क्यू को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट टू क्यू इक्वल टू पी। क्यू को इधर मल्टीप्लाई किया मैंने। अब हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इस तरफ रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। तो अब यहां पर मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ चुकी है, पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। मैंने सिर्फ इसको पी स्क्वायर को पहले लिख दिया, टू क्यू स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अब मैं इस इक्वेशन पे से ऐसा लिख सकता हूं कि अगर पी स्क्वायर टू इंटू सम नंबर, अगर ऐसा आ रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू सम नंबर, तो इसका मतलब है कि टू इसका एक फैक्टर हुआ पी स्क्वायर का। देखो ये बात समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। अगर मैं कहता हूं सिक्स होता है टू इंटू थ्री, ये सही है। तो सिक्स अगर टू इंटू समथिंग आ रहा है, टू इंटू सम वैल्यू, ये जो भी वैल्यू है, थ्री है यहाँ पे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है सिक्स इक्वल्स टू टू इंटू समथिंग। तो इसका मतलब ये टू इसका फैक्टर है सिक्स का। टू इज अ फैक्टर ऑफ सिक्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं इस पे से, बिकॉज सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू सम वैल्यू। तो इसलिए टू एक फैक्टर हुआ सिक्स का। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ट्वेल्व होता है थ्री इंटू फोर, तो थ्री इंटू समथिंग, तो थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ट्वेल्व, क्योंकि ट्वेल्व आ रहा है थ्री इंटू सम वैल्यू। तो बस सेम लॉजिक से अगर यहां पर मुझे मिला है पी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू सम वैल्यू, टू इंटू क्यू स्क्वायर मतलब टू इंटू समथिंग, मतलब मैं कह सकता हूं टू इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। टू एक फैक्टर हुआ पी स्क्वायर का। और इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर टू फैक्टर है पी स्क्वायर का तो वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे यहां पर टू एक फैक्टर है सिक्स का, तो मैं बोल सकता हूं टू डिवाइड्स सिक्स। फैक्टर है तो वो डिवाइड करेगा। तो बस वही मैंने यहां पर लिख दिया, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, इस स्टेटमेंट पे से। अब हम यहाँ पर वो थ्योरम का यूज करने वाले हैं जो हमने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर टू एक प्राइम नंबर है जो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं इस पे से
2 डिवाइड्स पी स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स पी। वही सेम थ्योरम का यूज करके मैं ये लिख सकता हूं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, एक स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गया है। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको मैंने 2। तो हमारे पास आ गया है 2 डिवाइड्स पी। अब देखें, अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है मतलब मैं इस पे से लिख सकता हूं p इक्वल्स टू 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट। अब फिर से देखें, यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे ऐसा लिखा था पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर अगर 2 इंटू सम वैल्यू है तो 2 इसको डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। वही मैंने यहां पे लिखा था। फिर मैंने लिख दिया कि 2 जो है वो p को डिवाइड करेगा। तो 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है मतलब p इज इक्वल टू 2 इंटू सम वैल्यू। ऐसा कह सकता हूं मैं, p इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग, तभी वो 2 p को डिवाइड करेगा। तो यहां पर एक तरह से मैंने अपोजिट किया है। इस पॉइंट पे मैंने जो स्टेप किया था, मैंने पहले इक्वेशन से ऐसा लिखा था 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये स्टेटमेंट लिखा था। अब मैं इस स्टेटमेंट की मदद से ये इक्वेशन लिख रहा हूं, अपोजिट कर रहा हूं मैं। मेरे पास ये आ चुका है कि 2 डिवाइड्स पी। अब उस स्टेटमेंट से मैं लिख रहा हूं कि अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है मतलब p विल बी इक्वल टू 2 इंटू सम वैल्यू। ये आप समझे, मैंने जो पहले किया था बस उसका मैं अपोजिट कर रहा हूं अब। पहले मैंने इस इक्वेशन से ये स्टेटमेंट लिखा था पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, 8 होता है 2 इंटू 4, तो मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स 8, बिकॉज 8 इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। तो मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स 8। तो मैं इस स्टेटमेंट से वापस ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है मतलब 8 होगा 2 इंटू सम वैल्यू। इफ 2 डिवाइड्स 8 देन 8 इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग। अब वो वैल्यू क्या है अगर वो मुझे नहीं पता है तो मैं उसे कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूं, के ले लिया मैंने। तो मुझे ये तो पता है कि 2 डिवाइड्स p है, तो p विल बी इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। लेकिन वो समथिंग क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको k ले लिया, p इक्वल्स टू 2 इंटू के। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है p इक्वल टू 2k। इस स्टेटमेंट पे से मैंने लिखा है। इसमें भी अब मैं स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं उसका रीजन अभी देखते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ये है इक्वेशन 3। तो अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों में यहाँ पी स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे पी स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का ये जो आरएचएस है वो भी इक्वल होगा। दोनों का एलएचएस सेम है मतलब दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पे से हमें मिला q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन इसी के जैसी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं ये दोनों। तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, बिकॉज पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो इसी तरह से मैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर से ऐसा लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर अगर 2 इंटू समथिंग है मतलब मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। यहां पर मैंने सेम लॉजिक लगाया है जो हमने इस जगह पे लगाया था, वो सेम लॉजिक है एकदम। तो हमें ये स्टेटमेंट मिल गया 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब इसमें मैं फिर से वही थ्योरम लगाता हूं जो हमने इस जगह पे लगाया था। अगर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स पी होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। बस उसी तरह से अगर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर आया है तो मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स क्यू। अब वापस से मैंने सेम थ्योरम यूज किया, इसको मैं 4 नंबर दे देता हूं। तो अब आप ये दोनों स्टेटमेंट देखें, सेकेंड स्टेटमेंट और ये फोर्थ स्टेटमेंट, 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, ये दोनों चीजें मैं प्रूफ कर चुका हूं। 2 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो हम लिख देते हैं फ्रॉम 2 एंड 4। ये सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट से मैं लिख रहा हूं 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ।
अगर 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब p और q इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 2। अगर दोनों नंबर्स को 2 डिवाइड कर रहा है मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब 2 कॉमन फैक्टर है। और अगर दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर होते हैं तो उन्हें हम को प्राइम नहीं कह सकते। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फर्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा था कि अगर कॉमन फैक्टर होता है जैसे यहाँ पे था या फिर यहाँ पे था तो हम उसे को प्राइम नहीं कह सकते। को प्राइम का मतलब होता है जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होते, लाइक दिस एंड दिस। तो यहां हमने प्रूफ कर दिया है कि 2 एक कॉमन फैक्टर है p और q दोनों का। अगर 2 कॉमन फैक्टर है मतलब p और q को प्राइम नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर वो को प्राइम होते तो उनमें कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, ऐसा हमने प्रूफ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि p और q को प्राइम नहीं है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, इस पे से मैं लिख सकता हूं p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। ऐसा हम लिख सकते हैं p और q को प्राइम नहीं है। अब हमने जो अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग p और q को प्राइम होने चाहिए थे, लेकिन वो को प्राइम नहीं है, ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अजम्पशन गलत है। जो हमने अज्यूम किया था, हमने माना था p और q को प्राइम है, हमने प्रूफ कर दिया वो को प्राइम नहीं है, मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। तो इस पे से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने जो अज्यूम किया था कि p और q को प्राइम है वो अजम्पशन गलत हो गया। तो अगर हमारा अजम्पशन गलत है मतलब हमारा ये वाला अजम्पशन भी गलत हो गया। हमारा अजम्पशन गलत है मतलब हमने जो भी अज्यूम किया था वो सब गलत हो गया। तो हमने अज्यूम किया था कि रूट 2 रैशनल है और वो अजम्पशन गलत है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 इरैशनल होगा। तो अब हम लिख देंगे फाइनली देयरफॉर रूट 2 इज इरैशनल। तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है किसी भी नंबर को इरैशनल। जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें इस तरह से इरैशनल प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमें यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स का यूज करना है जो हमने पहले डिस्कस किए इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो एक बार फिर से हम ये ब्रीफली देख लेते हैं हमने इसमें क्या किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना था रूट 2 को इरैशनल, तो हमने उसका अपोजिट अज्यूम किया दैट रूट 2 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो हम उसे p बाई क्यू लिख सकते हैं जहां पे p और q को प्राइम होने चाहिए। ये हमारा अजम्पशन हो गया, क्योंकि रैशनल है इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर q को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसी इक्वेशन आ गई। उसमें हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 2 q स्क्वायर आ रहा है, अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग है, मतलब 2 एक फैक्टर है पी स्क्वायर का, तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्योंकि वो फैक्टर है पी स्क्वायर का। इस पे से मैंने थ्योरम का यूज किया जो हमने सेकंड पॉइंट सीखा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 2 एक प्राइम नंबर है जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट आ गया। अब अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है मतलब वो पी का फैक्टर है। अगर वो p का फैक्टर है मतलब p विल बी 2 इंटू सम वैल्यू। वो वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैंने उसको k मान लिया। इसमें भी मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन से दोनों का एलएचएस सेम है। यहाँ पर देखिए दोनों का ये एलएचएस सेम है पी स्क्वायर। तो हमने दोनों का ये जो आरएचएस था उसको इक्वेट कर दिया। 2 कैंसिल होकर हमारे पास ये इक्वेशन रह गई। तो फिर से हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई। इस पे से हमने ये स्टेटमेंट लिखा था पी स्क्वायर इक्वल टू 2 q स्क्वायर से हमने लिखा था 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो बस वैसे ही क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 k स्क्वायर से हमने लिख दिया 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। सेम लॉजिक। फिर से हमने एक थियरम लगाया, सेकंड पॉइंट जो हमने सीखा था, जो हमने थियरम यहाँ यूज किया था वही वाला थियरम। 2 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो ये सेकंड स्टेटमेंट और एक ये फोर्थ स्टेटमेंट। 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q। तो इस पे से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। दोनों को डिवाइड कर रहा है अगर 2, तो वो दोनों को प्राइम तो है नहीं p और q,
क्योंकि को प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, मतलब पी और क्यू को प्राइम नहीं है। तो हमारा जो अजम्पशन था कि वो को प्राइम्स हैं, वो अजम्पशन गलत हो गया। हमने ऐसा माना था कि वो को प्राइम्स हैं क्योंकि वो रैशनल है, तो वो अजम्पशन गलत हो गया क्योंकि को प्राइम तो है नहीं, कॉमन फैक्टर आ गया। तो अजम्पशन गलत है, मतलब ये वाला जो अजम्पशन था वो भी गलत हो गया। तो अगर रूट 2 रैशनल है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब रूट 2 इरैशनल है। वही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमें प्रूफ करना होता है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें हमें रूट 3 को इरैशनल प्रूफ करना है। तो पूरा मेथड सेम रहेगा, बस जहां 2 है वहां पर 3 आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है उस क्वेश्चन में। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आप करके देख लें, उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो रूट 2 एक सिंगल टर्म है, इसको कैसे इरैशनल प्रूफ करते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म्स दिए हों, जैसा कि एग्जाम्पल 6 में हो रहा है, एग्जाम्पल 6 में हमें 5 - रूट 3 इस एक्सप्रेशन को इरैशनल प्रूफ करने के लिए कहा है। यहाँ पर 5 एक रैशनल नंबर है, रूट 3 एक इरैशनल नंबर है, लेकिन 5 - रूट 3 एक इरैशनल नंबर होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं, जब हमारे पास एक सिंगल टर्म नहीं होता, एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर भी मेथड तो हम वही अप्लाई करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कि हम जो प्रूफ करना होता है उसका अपोजिट अज्यूम करके उसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी मेथड वैसा ही रहेगा, अप्रोच वही रहेगा। क्या डिफरेंस आएगा वो हम देख लेते हैं। तो 5 - रूट 3 को इरैशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम इसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे। लेट 5 - रूट 3 बी रैशनल। तो हमने इसको रैशनल अज्यूम कर लिया, मतलब अब हमें इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना होगा। तो अगर ये रैशनल है तो मैं इस पे से लिख सकता हूं 5 - रूट 3 इक्वल्स टू P/Q। ये नंबर रैशनल है तो ये P/Q के इक्वल होगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। तो अब हम इस इक्वेशन में से जो इरैशनल वाला टर्म है, मतलब रूट 3, वो इरैशनल है, 5 तो रैशनल नंबर होता है, तो जो इरैशनल वाला टर्म है उसे हम इक्वेशन के एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे रखेंगे। मतलब मैं यहाँ पर 5 को यहीं पे रखूंगा, P/Q को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये -P/Q हो जाएगा। और रूट 3 जो कि इरैशनल टर्म है उसको हम राइट साइड पर ले आएंगे, तो इधर आके +√3 हो जाएगा। तो जो भी इरैशनल वाला टर्म है उसे हमें एक तरफ करना है और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ। अब हम यहाँ LHS में लेफ्ट साइड पे LCM ले लेते हैं, तो ये Q मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो ये बन जाएगा 5Q - P/Q इक्वल्स टू रूट 3। अब यहाँ पर P और Q हमने कहा था कोप्राइम्स हैं, और साथ ही हमें ये भी पता है कि जो रैशनल नंबर होता है उसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, लेकिन इंटीजर्स होते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे, सिंस P/Q इज रैशनल, P/Q रैशनल है वो तो हमने अज्यूम किया ही है, उस पे से हम बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन भी रैशनल होगा, क्योंकि P/Q रैशनल है। देखो अगर P/Q रैशनल है, मतलब P और Q कुछ इंटीजर्स हैं। सपोज मैं एक बार एग्जांपल लेकर समझाता हूं, P सपोज 1 है और Q की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में P और Q की वैल्यू रख देता हूं इस तरह से, तो ये भी सॉल्व होकर कोई ना कोई रैशनल नंबर ही बनेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि P और Q रैशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन भी रैशनल बनेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर भी P आ रहा है, Q आ रहा है, और साथ में 5 आ रहा है। 5 तो खुद एक रैशनल नंबर होता है। तो यहां पर मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि P/Q रैशनल है, मतलब P और Q इंटीजर्स हैं, इस वजह से ये वाला एक्सप्रेशन भी रैशनल होगा, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं।
तो हम इस पे से डायरेक्टली लिख लेंगे देयरफॉर 5q माइनस p बाय q इज ऑल्सो रैशनल। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये भी रैशनल होगा बिकॉज p बाय q रैशनल है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई इरैशनल टर्म है ही नहीं। तो अब अगर ये एक्सप्रेशन रैशनल आ गया है, प्रूव कर दिया हमने रैशनल है, मतलब √3 भी रैशनल हुआ क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। तो ये नंबर रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। एक रैशनल और एक इरैशनल तो हो नहीं सकता। तो लेफ्ट साइड पे रैशनल नंबर है तो राइट साइड पे भी रैशनल नंबर होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर √3 इज ऑल्सो रैशनल। ये हम लिख सकते हैं। अब √3 की वैल्यू तो इरैशनल होती है, ये आप ऑलरेडी एग्जांपल 5 में प्रूव कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में √2 को इरैशनल प्रूव किया था। उस सेम मेथड से हम √3 को भी इरैशनल प्रूव कर सकते हैं, जो एग्जांपल 5 में किया है आपने। तो √3 इरैशनल होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो वो पॉइंट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो अब हमें यहां पर फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है उसे वापस से प्रूव करने के लिए, तो हम डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट √3 इज इरैशनल। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो हम इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि √3 इरैशनल होता है। तो अब हमारा कंक्लूजन आया था कि √3 रैशनल है, लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं, प्रूव कर चुके हैं कि √3 इरैशनल होता है। तो मतलब हमारा जो कंक्लूजन आया था ये तो गलत हो गया, क्योंकि √3 इरैशनल है, ये तो एक नोन फैक्ट है, ये प्रूव हो चुका है। तो मतलब हमारा ही कंक्लूजन गलत है, ये वाला कंक्लूजन ये गलत है। हमारा कंक्लूजन गलत क्यों आया? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था। हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था, इस वजह से हमारा कंक्लूजन भी गलत आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन निकला है √3 इज रैशनल, वो कंक्लूजन गलत है। तो वो कंक्लूजन गलत इसीलिए है क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था। और हमारा अजम्पशन था कि 5 माइनस √3 रैशनल होता है, वो अजम्पशन गलत है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 5 माइनस √3 इज इरैशनल। तो इस तरह से प्रूव किया जाता है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया हो तो उसे इरैशनल ऐसे प्रूव करते हैं। तो अब हम एग्जांपल नंबर 7 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 7 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 7th एग्जाम्पल में हमें 3√2 ये एक नंबर दिया है, इसको हमें इरैशनल प्रूफ करना है। तो यहां पर भी हम सेम लॉजिक, सेम मेथड, सेम अप्रोच लगाएंगे जो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में किया है। सबसे पहले हम इसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे, लेट 3√2 बी रैशनल, ये हमारा अजम्पशन है। अब अगर ये रैशनल है तो मैं लिख सकता हूँ 3√2 इक्वल्स टू p बाय q, वेर p एंड q आर को-प्राइम्स। ये लिखा जा सकता है। अब इसमें भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे, जो हमारा इरैशनल टर्म है उसको एक साइड रखना है, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो इसमें हम √2 को यहीं पे छोड़ देते हैं और 3 को वहां शिफ्ट करते हैं। मतलब 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो वो राइट साइड पे जाके डिवीजन में जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू p बाय 3q। तो अब इसमें सारे रैशनल टर्म्स एक तरफ आ गए हैं, इरैशनल टर्म एक तरफ। तो अब हम यहां पर भी वही सेम लॉजिक लगाएंगे। सिंस p बाय q इज रैशनल, p बाय q रैशनल है, ये तो हमने अज्यूम किया ही था। अगर p बाय q रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, बिकॉज p इज एन इंटीजर, q इज एन इंटीजर, 3 इज एन इंटीजर। तो ये सारे इंटीजर्स हैं, मतलब p बाय 3q इज ऑल्सो रैशनल, ये हम लिख सकते हैं। ये हमें शो करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें कुछ भी शो नहीं करना है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट की मदद से कि p बाय q रैशनल है तो p बाय 3q भी रैशनल होगा। अगर p बाय 3q रैशनल है मतलब √2 भी रैशनल होगा, दोनों इक्वल है। तो इस तरफ रैशनल नंबर है तो इस तरफ भी रैशनल हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ √2 इज ऑल्सो रैशनल।
लेकिन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि रूट टू इरैशनल होता है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये सारी चीजें समझ आएगी। तो हम उसमें ये प्रूव कर चुके हैं कि रूट टू इरैशनल होता है, तो वो स्टेटमेंट हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। बट रूट टू इज इरैशनल, ये हमने प्रूव किया था डिटेल में। तो रूट टू इरैशनल होता है, लेकिन हमारा कंक्लूजन आ रहा है कि रूट टू रैशनल है, तो हमारा कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट सही है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब हमारा कंक्लूजन गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था। तो मैं इस पे से लिख सकता हूं देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा कंक्लूजन गलत प्रूव हो चुका है। इसका मतलब अजम्पशन गलत था हमारा, और अजम्पशन था कि थ्री रूट टू रैशनल है, वो गलत है। इसका मतलब थ्री रूट टू इज इरैशनल, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये प्रूव करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमने सारे एग्जांपल्स फिनिश कर लिए हैं सेकंड एक्सरसाइज से पहले के। अब आप सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करके देख सकते हैं। उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।